सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं विपिन बिहारी पांडे सुमंत मिश्रा ऑफिशियल पेज पर आपका स्वागत करते हैं। और क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर विथ गेस्ट पेपर लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा उपयोगी है। जैसे आपके प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, एक खंड अ और एक खंड ब। जो खंड अ से आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो MCQ होंगे, 4 ऑप्शन, उसमें एक ऑप्शन सही होगा, आपको सही को गोला करना होगा। आइए हम खंड अ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, शुक्ल युग की कालावधि है, मतलब शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? इसका आंसर है सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। एग्जैक्ट आंसर है। अब ज़्यादा समय हम नहीं ले रहे हैं, ऑप्शन नहीं लिखे हैं, केवल आंसर लिख रहे हैं, समय कम लगे इसलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। इसका आंसर है बाबू गुलाब राय। जैसा कि आप जानते हैं, शुक्ल युग रामचंद्र शुक्ल के नाम से भी पड़ा है, वही इसके प्रमुख लेखक हैं। लेकिन इतिहासकार की बात आती है तो बाबू गुलाब राय का नाम आता है। तीसरा प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर जी के जैसा कोई नाटककार नहीं हुआ है। इनके अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी ये सब प्रमुख नाटक हैं। चौथा प्रश्न है, कृति कंकाल, कंकाल रचना है, के लेखक हैं। इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का भी है। पांचवा प्रश्न है, रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा की जो प्रसिद्ध कृति है यह रामचंद्र शुक्ल की है। इनकी एक और रचना है जो महत्वपूर्ण है, चिंतामणि विचार वीथि। इसके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? भाई इसके तो प्रश्न से ही आपको पता चल जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल भाई शुक्ल युग के लेखक हैं। इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है। इसका आंसर होगा शुक्ल युग। अगला प्रश्न है, अपनी खबर आत्मकथा है। जैसे इस टाइप के ही प्रश्न पूछेंगे विधाओं पर आधारित। एक तो रचना और रचनाकारों के नाम, और एक प्रश्न ये भी होगा किस विधा से लिया गया है। जैसे मान लीजिए संस्मरण है, रेखाचित्र है, रिपोर्टाज है, डायरी है, उपन्यास है, आलोचना है, तो उसी प्रकार से आपका ये आत्मकथा, अपनी खबर आत्मकथा है। प्रश्न कर रहा है कि किसका है। इसका आंसर है पांडे बेचन शर्मा उग्र। 8वां प्रश्न है, आकाश दीप के लेखक हैं। इसका भी उत्तर जयशंकर प्रसाद। 9वां प्रश्न है, उपन्यास। जैसा कि हम बताए हैं गद्य की कई विधाएं हैं, उसमें एक उपन्यास, और उपन्यास भूले बिसरे चित्र, इसके लेखक कौन हैं? इसका आंसर है भगवती चरण वर्मा। और उपन्यास के क्षेत्र में तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाम प्रमुख है, उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। उनके उपन्यास गोदान गबन तो बेजोड़ हैं, जो कि प्रश्न के हिसाब से हमें भूले बिसरे चित्र उपन्यास के बारे में पूछा गया है, तो इस पर हम ध्यान देते हैं। भगवती चरण वर्मा। प्रश्न 10 है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं।
शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं? इसका उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोचकों में कई हैं, नंद दुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल भी खुद आलोचक हैं। प्रश्न यह है कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक, ऐसे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर है। इस तरह से 10 प्रश्न हुए। 11वां प्रश्न है आपका, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक हैं, इसका सही आंसर होगा मोहन राकेश। आप ये मत समझिए दो नाम है, नाम एक ही है, मोहन राकेश। ये मोहन राकेश जी की रचना है। 12वां प्रश्न है, भगवत चरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? अब भगवत चरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? उसमें 4 ऑप्शन देगा आपका। मान लीजिए ठूठायाम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण, नदी के द्वीप, इस तरह से 4 देगा। इसका सही आंसर होगा आपका ठूठायाम। और यह जान लो, ठूठायाम कई बार पूछा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो जो भी हम प्रश्न लाए हैं बड़े ही सोच समझ के लाए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए 100% सफलता देंगे। तो ठूठायाम है इनका भगवत चरण उपाध्याय का। 13वां प्रश्न है, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? अभी हम विधा की बात बोल रहे थे। वह रचना और रचनाकार के नाम और विधा, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसका आंसर होगा उपन्यास। ये धर्मवीर भारती का है। सूरज का 7वां घोड़ा बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। 14वां प्रश्न है आपका, करुण रस का स्थायी भाव। मान लो ऑप्शन दे दिया, रति, हास, शोक, निर्वेद। अब इसका सही आंसर होगा शोक। अब जो कि अभी 1 साल पहले आप लोगों को ये अलग से पूछता था, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, प्रत्यय, एक करके अलग प्रश्न आता था। लेकिन अब से MCQ आ गया है, तब से आपको अलग से अब किसी रस का परिभाषा और आपका उदाहरण नहीं देना है। ये आपके 20 नंबर में ही ये पूछ लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15वां है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? अभी मैं बताया कि पहले एक अलंकार दे देता और उसका परिभाषा देना होता, उदाहरण देना होता। अब ऐसा नहीं होगा, आपके इसमें ही आ गया वो। तो इसमें इसका उत्तर होगा रूपक अलंकार, क्योंकि आप तो जानते हैं इसमें उपमान का भेद रहित आरोप हो, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो चरण कमल, चरण कमल में आपका रूपक अलंकार है। और उपमा में तुलना किया जाता है, जैसे उपमा अजत्र सादृश्य लक्ष्मी, अर्थात किसी चीज़ की समानता दिखाई जाए, तुलना किया जाए, वहाँ उपमा है। और जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा है। क्योंकि आपके जो प्रश्न है उसमें रूपक अलंकार है, चरण कमल बंदो हरिराई। अगला 16वां प्रश्न है, रोला छंद में कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कितने चरण होते हैं? इसमें 4 ऑप्शन है, 4, 2, 8, 3। इसका सही आंसर है 8 चरण होते हैं। अब इसमें चौपाई और दोहा जो है आपके पहले में 9th में दे दिया है। रोला, सोरठा आपको 10th में दिया है। 17वां प्रश्न है, अनुकरण शब्द में प्रमुख उपसर्ग है। अनुकरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग की बात आई तो अनुकरण में
आपका है अनु, अनु उपसर्ग है। जैसा कि आप जानते हैं उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, और प्रत्यय शब्दों के बाद में लगते हैं। तो 17वां प्रश्न था अनुकरण। अनुकरण में अनु उपसर्ग है। बस आपके दिमाग में एक बात रहना चाहिए कि उपसर्ग कभी भी शब्दों के पहले और प्रत्यय शब्दों के बाद में। 18वां प्रश्न है प्रत्यय के भेद हैं। तो प्रत्यय के भेद हैं, ऑप्शन मान लो 4 दे दिया, 5 दे दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया, लेकिन सही आंसर आपका होगा 2। प्रत्यय के 2 भेद हैं, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। बस आपको 2 लिखना है। 19 प्रश्न है नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न, आ गया संधि समास की बात। तो नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न में द्विगु समास है। अब आपको पहचानने का ट्रिक क्या है? द्विगु समास कैसे पहचानेंगे? पहला उसका सूत्र यही है कि इसमें संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची हो, अर्थात 1 2 3 4 5 10 15 20 50 इस तरह से आए, संख्या में आए। आपको पहचाने का एक बहुत आसान तरीका है, जिसमें संख्या आए, संख्यावाची हो प्रथम पद, वह द्विगु समास है। 20वां प्रश्न है मत्याह। मति शब्द रूप का है, मति शब्द का। तो मत्याह शब्द का विभक्ति और वचन होगा मत्याह। ऐसे मैं थोड़ा इसको लिख दूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। मत्याह, जैसे कि आपको यह न लगे कि मत्याह ये विसर्ग जरूरी है, से मत्याह। तो मत्याह का विभक्ति और वचन बताना है। इसका विभक्ति वचन होगा पंचमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन। मैं मानता हूं शब्द रूप और धातु रूप, ये 2 प्रश्न ऐसे हैं कि सभी बच्चे इस पर थोड़ा ध्यान बहुत नहीं दे पाते हैं, थोड़ा कठिन होता है। लेकिन अगर मति शब्द का रूप और फल शब्द का रूप 2 को तैयार कर लिया जाए तो निश्चित है कि इसमें से आना ही आना है। तो ये आपकी बात हो गई खंड अ की। मैं बोला था खंड अ, 10 प्रश्न लिख दिए हैं और 10 प्रश्न आपके हम बोल दिए हैं। अब आते हैं खंड ब पे। खंड ब में आपके आएंगे वर्णनात्मक प्रश्न। चलिए जी, तो उसमें आपको करना ये होगा कि वो गद्यांश देगा और गद्यांश पर आधारित आपके प्रश्नों को उत्तर देना है। तो क्वेश्चन टाइप बदला है। अब जैसे 6 नंबर का होगा ही, 2 नंबर आपके संदर्भ के लिए और 2 नंबर व्याख्या के लिए और 2 नंबर उसी से संबंधित एक प्रश्न देगा, उसका आंसर लिखना होगा। तो संदर्भ लिखना भी आसान है और व्याख्या लिखना भी आसान ही है। थोड़ा सा आप अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं तो व्याख्या आराम से लिख लेते हैं, और नहीं भी लिख पाते हैं अपने शब्दों का प्रयोग करके तो कम से कम जो दिया है आपके प्रश्न पत्र में उसको भी उतार देते हैं, तो आपको नंबर मिल जाता है। और रही बात प्रश्न की, तो प्रश्न इतना कठिन नहीं आएगा कि जो आप ना बना सकें, वो प्रश्न उसी संबंधित देगा, आप बना लेते हैं। तो ऐसे में कुछ हम पैसेज को छांट के लाए हैं जो कई साल पूछा गया है और बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसको पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा उसको हम बता रहे हैं। जैसे पहला है विश्वासपात मित्र, और डाट करके जगह, अब उसमें है विश्वासपात्र मित्र एक औषधि के समान होता है। आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे, थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए।
अंत में है पुरुषों को करना चाहिए, मैंने विश्वासपात्र मित्र और डॉट 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 अंत का लाइन है पुरुषों को करना चाहिए। आप जानते हैं कि मित्रता पाठ क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं। तो केवल पाठ पकड़ लिए एक ट्रिक से कि मित्रता पाठ का है, तो आपका ये 2 नंबर कन्फर्म हो गया। अच्छा, ख है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये लाइन है। कुसंग का ज्वर फिर डॉट 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 करके उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तीसरा ग है जो तरुण संसार डॉट 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 करके सुधारों का काल बना रहता है। आप किताब उठाइए और उसमें इसको टिक लगाइए, देखिए किताब में दिया है, या जो भी गेस पेपर लिए हैं, जो भी कुछ है आपके पास नोट्स हैं, उसमें इसको देखिए, थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए। बाकी हम व्याख्या के साथ इसके बाद वाले वीडियो में मिलते हैं आपसे। मतलब हम यह चाह रहे हैं कि कम समय में ही आपको ये मॉडल पेपर पूरा आपको दे दें। अब चूँकि हम इसको व्याख्या करने लगे समय लगेगा, इसलिए हम फिर बाद में आपसे व्याख्या इस पर करेंगे। घ है यह एक नैतिक और डॉट 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 सामाजिक एकता भी। अंग है आज विज्ञान मनुष्यों के डॉट 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 उपयोग को नियंत्रित भी। और च और अंतिम है ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। डॉट 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 वेदना भोगती पड़ती है, वेदना भोगनी पड़ती है। ये तो ऐसे ही आपको पहचान इसका संदर्भ हो जाता है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर का है। तो इस प्रकार से आपका यह व्याख्यात्मक प्रश्न हुआ जो गद्यांश पर आधारित रहेगा। और इसके बाद हम चलते हैं वर्णनात्मक में का दूसरा प्रश्न जो पद से होगा। अब जो पद से होगा वो भी 6 नंबर का होगा, गद्य वाला 6 नंबर का, पद वाला भी 6 नंबर का। सेम वही चीज़ है, पद्यांश देगा, आपको संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ के लिए 2 नंबर, और पद्य जो है उस पद्यांश की व्याख्या के लिए 2 नंबर, और उससे संबंधित एक प्रश्न रहेगा, उस प्रश्न के लिए 2 नंबर, कुल मिला के 6 नंबर। अब पहला है चरण कमल बंदो हरिराई, अंत में है बंदो तिहि पाई। आप सब जानते हैं सूरदास जी का है, तो इसका संदर्भ लिखिए और व्याख्या, फिर संबंधित प्रश्न का आंसर दीजिए। व्याख्या की बात जो आ रही है तो हम इसको आपको पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। हम जो भी गेस करवा रहे हैं ना, जो उसको हम पढ़ाएंगे हम आपको। ख है उधो मन न भयो 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संको अवराधेश, इंद्री शिथिल भई के सो बिनु ज्यों देह बिनु शीस। तो ये कविता है, बहुत बार पूछा गया है। आगे ग पुरसेनिक सी रघुवीर बधु, भाई तुलसीदास जी का है, बनपथ शीर्षक से लिया गया है। आपको ऐसे पहचान हो जाएगा कि पुरसेनिक सी रघुवीर बधु, धरि धीर दवे मग में डगद्वय इत्यादि। चारु जल च्वय अंतिम लाइन है। फिर उसी बनपथ के शीर्षक का ही एक और है, सुनी सुंदर बैन सुधार हसान सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करी नयन देसान तिन्हें समझाए कछू मुस्काए चली। आप आसान से पहचान लेंगे, इसमें संदर्भ पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। एक गोस्वामी तुलसीदास जी का बनपथ शीर्षक से लिया गया है। और इसके बाद आते हैं अंग, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। बिहारी लाल का है, संदर्भ लिखने में आपको आसानी होगा। जो है सच्चा प्रेम वही है, भाई रामनरेश त्रिपाठी जी का है। तो सच्चा प्रेम वही है, डॉट 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 करके मनुष्यता होती विकसित।
इसको भी देखिएगा। और अगला है वह सुभद्रा कुमारी चौहान का रानी की समाधि पर शीर्षक से। इस समाधि में छुपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। तो इस समाधि में छिपी हुई है, डाट 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 करके दिया है, चमक उठी ज्वाला से, यहाँ तक। और अंतिम है पद्यांश से लिए हैं हम श्याम नारायण पांडे जी का, मेवाड़ केसरी देख रहा था। ये डाट डाट करके है, श्याम नारायण पांडे जी का है। तो मेवाड़ केसरी देख रहा, डाट डाट प्रत्यक्ष कपाली था, इस पद्यांश को। तो ये पद्यांश से संबंधित आपको भाई 6 नंबर में पहले बता दिए हैं। 2 नंबर संदर्भ के लिए, 2 नंबर व्याख्या के लिए और 2 नंबर से संबंधित प्रश्न के उत्तर के लिए। ये आपका हो गया काव्य से, कविता से। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे, वर्णनात्मक का। अब उसमें संस्कृत खंड से लिया जाएगा, जो 5 नंबर का होगा। उसमें संस्कृत के कुछ पैसेज दे देंगे, कुछ लाइन रहेंगे, पंक्तियाँ रहेंगी, और उन पंक्तियों को पहचानना है आपको, किस पाठ से लिया गया है, संदर्भ लिखना है और उसका अनुवाद करना है। अब जैसे में आप को देखते हैं, वाराणसी सुविख्याता, डाट 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 करके बहु प्रशंसन्त। वाराणसी पाठ तो बहुत फेमस है आपका, उसमें से आना ही आना है। 2 पाठ तो एकदम फेमस है बाबू, एक तो वाराणसी और एक भारतीय संस्कृति का। अगर आप 2 पाठ पढ़ लिए तो मैं समझता हूँ आपका 80% उसमें से आना ही है, 2 पाठ। तो ये वाराणसी सुविख्याता डाट 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 करके है, बहु प्रशंसन्त। और उसी से ख, इयम नगरी विविध धर्माणाम, डाट डाट डाट, मतलब इस और है, इदानीमपि परिपालयति। हम इसको पढ़ाएंगे भी, इसका अर्थ भी बताएंगे हम आपको। लेकिन मुझे अब यही बस दिक्कत है कि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए हम केवल आपको एक मॉडल और विथ गेस पेपर बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं। हम इसको पढ़ाएंगे भी अगले वीडियो में आपको। गो है एकदा बहवह जना, धूम्रयान वाला पाठ है ना, बहवह जना डाट 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 शिक्षित च बहुज्ञ च अस्ति। तो आगे है भारतीय संस्कृति तुम, भारतीय संस्कृति का है, यह है भारतीय संस्कृति तुम, फिर और उसमें है डाट 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 करके राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या। भारतीय संस्कृति का है, संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर के लिए, और इसका अनुवाद है 3 नंबर, 5 नंबर का हो रहा है। इसमें एक और भी है, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। ये वाला भी लिया गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। अंत में है आधारे दृढ़ता चेत। इस तरह से संस्कृत का पंक्तियों का एक गद्यांश, इससे संबंधित 5 नंबर, 2 नंबर संदर्भ, 3 नंबर अनुवाद के लिए। ये तो हो गया आपका गद्य से मतलब। अब पद से भी पूछेगा, वो भी 5 नंबर का होगा, अर्थात श्लोक। संस्कृत पद का मतलब है श्लोक। अब श्लोक में जो पहला हम लाए हैं वह है नीर क्षीर विवेके। नीर क्षीर विवेके, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। समझो कि आ रहा है, छप गया है, क्योंकि पिछली बार काट दिया था कोरोना के चलते, लेकिन इस बार ये आ रहा है। नीर क्षीर विवेके हंस अनुसाम आलस्यम चेत, मैंने नीर क्षीर विवेके डाट 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 करके पालिष्यति कह। ये अन्योक्ति विलास पाठ से लिया गया है, इसको आप देखिएगा। और इसी का है, इसी पाठ से ख, नवई ताडनाथ, न
तापनात्, जैसे न वही ताडनात्। फिर और है इसमें श्लोक, गुंजया तोलयन्ति, मतलब सुवर्णस्य मुख्य दुखम एकम जना माम गुंजया तोलयन्ति। सोने के कई दुख है कि लोग हमको गुंजिया से तौलते हैं। तो फिर व्याख्या बाद में होगी इसकी, आप पहले इसको नोट करिए। और ग मरणम मंगलम जत्र डट 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 काशी के न मीयते। ये वाराणसी पाठ का है, वाराणसी पाठ का श्लोक है, ध्यान रहे। और घ बंधनम मरणम वापी, ये डट 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 करके है, वीर भावो ही वीरता। ये जो महाराज पुरुरवा है उसका है। तो वीर वीरेण पूज्यते, इस पाठ का नाम है वीर वीरेण पूज्यते, उसी से लिया गया है। और अंग है अंतिम, एक और है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये है। और एक आपका अंतिम है चौ, किस्विद गुरुतरम भूमे डट 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 करके बहुतरी तृणात्। तो ये आपका श्लोक हो गया। ये श्लोक का संदर्भ भी लिखना है और इसका अनुवाद करना है। अभी 5 नंबर का होगा। अगला प्रश्न है आपका कि अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखिए जो आपके प्रश्न पत्र में न आया हो। तो इसमें तो आप कोई लिख सकते हैं, आप कोई श्लोक याद कर लीजिए, या 2 लाइन का हो, 4 लाइन का हो, 8 लाइन का हो, मतलब अपने आप में श्लोक एक पूर्ण होना चाहिए। 2 लाइन का भी हो सकता है। जैसे मान लो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और इस तरह का है तो 2 लाइन ही काफ़ी है। तो एक श्लोक लिखना है। शर्त यही है कि आपके प्रश्न पुस्तिका में न हो। इसके आगे बढ़ते हैं। तो 6ठा अब है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। भाई क्वेश्चन आंसर है, संस्कृत में उसका उत्तर देना है। तो संस्कृत में उत्तर देना है। ऐसे में कुछ प्रश्नों को हम चुनिंदा प्रश्नों को लाए हैं। पहला प्रश्न है क वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी किसकी संगम स्थली है? आपको आंसर देना है। और इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली अस्ति। ख प्रश्न है कुत्र मरणम मंगलम भवति। मतलब कहाँ मरना मंगल होता है। ये आपके वाराणसी पाठ वाले प्रश्न से है। ग प्रश्न है सुवर्णस्य किम मुख्य दुखम अस्ति। सोने का मुख्य दुख क्या है? सोने मतलब स्वर्ण, यहाँ स्वर्ण से है, मतलब सोने का मुख्य दुख क्या है? तो स्वर्णस्य मुख्य दुखम तदेकम जना माम गुंजया तोलयन्ति। लोग मुझको गुंजया से मतलब रति से तौलते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रशेखरः स्वगृहम किम अकथयत्। चंद्रशेखर अपना घर कहाँ बताए? इसको संस्कृत में उत्तर देना है। अगला प्रश्न है विद्या केन वर्धते। विद्या किससे बढ़ता है? एक पाठ है ना केन किम वर्धते, उसी पाठ से प्रश्न है किससे क्या बढ़ता है। तो विद्या केन वर्धते, विद्या किससे बढ़ता है?
भाई इसका आंसर होगा विद्या अभ्यासेन वर्धते। अब चूंकि एक बात देखो, संस्कृत प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा आसान है, क्योंकि जो प्रश्नवाचक शब्द है उस एक शब्द को अगर हम हटा देते हैं और वहाँ पर उत्तर लिख देते हैं, हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाता है। बाकी प्रश्न से हम उतार देते हैं। जैसे अब दे दिया विद्या केन वर्धते, तो विद्या केन वर्धते, विद्या वही रहेगा, बस केन शब्द जो है यह प्रश्नवाचक शब्द हो गया है। अब केन की जगह पे हम लगा देंगे क्या, अभ्यासेन। बस एक हम उत्तर याद कर लिए कि अभ्यासेन, बाकी हमारा प्रश्न वही किताब प्रश्न पुस्तिका से ही रहेगा, और अभ्यासेन लिख दिए, बाकी बढ़ते उसमें है ही, देख के लिख दिए। तो विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या अभ्यास से बढ़ता है। हाँ, एक चीज और ख्याल करना है इसमें कि प्रश्न जिस टाइप का पूछेगा, जिस विभक्ति में पूछता है, जिस वचन से पूछता है, उसी हिसाब से उसके आंसर देते हैं। अब जैसे मान लो विद्या केन वर्धते, आप लिख दिए विद्या अभ्यास वर्धते, तो अभ्यास तो गलत होगा, क्योंकि केन दिया है। तो अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संस्कृति की दिशि वर्तते, भारतीय संस्कृति कैसी है। भाई इसका आंसर होगा भारतीय संस्कृति ही गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति गतिशील है, ये चलती रहती है, समय के हिसाब से बदलती रहती है। जो भी अच्छे विचार आते हैं हम लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं। जो हमारी संस्कृति है ना, हम लोग रूढ़िवादी नहीं हैं, हम लोग सबको साथ में लेके चलते हैं। और अंतिम प्रश्न है, विश्वस्य स्रष्टा कः, विश्व के सृजना करने वाले कौन हैं। ईश्वर। विश्वस्य स्रष्टा कः, ईश्वर। तो संस्कृत प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा आसान है बाबू, आपको ये नहीं कितना लाइन याद करना है, बस एक आंसर याद कर लिए और जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको हटा दिए, वहीं उसको भर देंगे, आपका आंसर सही। ये होगा 2 नंबर का। अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न से। 7वां प्रश्न है, निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसमें 2 तरह के प्रश्न आता है। कभी कभी ये पूछता है कि लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, और कभी पूछता है कि एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको ध्यान देना है, एक पूछता है तो एक ही लिखें, क्योंकि ज़्यादा भी लिखेंगे तो उतना ही नंबर मिलेगा, और एक लिखेंगे तो उतना ही नंबर मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा लिखने का भी कोई मतलब नहीं है, एक पूछता है तो एक लिखिए। और यह आपका होगा 5 नंबर का, जीवन परिचय 5 नंबर का। अब देखो इस बार बढ़ा दिया है, अभी इसके साल भर पहले ये 3 नंबर का था, लेकिन इस बार 5 नंबर का कर दिया है। जीवन परिचय महत्वपूर्ण हो गया, 5 नंबर का। अब उसमें किसका देखना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय। अब देखिए हम 3 आदमी को लिए हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 3 को याद कर लिए, 7 है ना गद, 7 को छोड़ो, आप 7 में 3 याद कर लो, आना ही आना है 3 में। अब पेपर में भी 3 खुद देता है, ये करना होता है। अब जो कुछ भी मेहनत नहीं करना चाह रहा है, एक याद करें ना रामचंद्र शुक्ल का, आना ही आना है। तो रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय, भाई कुछ तो करना पड़ेगा। अब सोचें कि कुछ याद ना करें, वैसे आ जाए तो कैसे हो पाएगा। हाँ, आपके 7 लेखक हैं, उसमें से कम से कम एक भी याद नहीं कर सकते आप, भाई 1-2 तो याद करना पड़ेगा। अब इससे कौन गेस किया जाए कि ना, भाई तो कुछ तो करना पड़ेगा। इसी का ख है, भाई तो गद्य का रहा, लेखकों का। अब है कवियों का, तो कवियों का भी 5 नंबर का है, वही चीज़ सेम है, उनका जीवन परिचय लिखना है और उनके रचनाओं को लिखना है। तो रचनाओं में वही प्रमुख रचनाएं पूछे या एक रचना पूछे। ज़्यादातर आपके प्रश्न पत्र में एक ही रचना पूछा है, क्योंकि हाई स्कूल में उतना विस्तृत नहीं करता। अब जिसमें सूरदास जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा है, 3 को हमने लिया है। हाँ, पूरा विश्वास है ये 3 में से ही आएगा।
अब थोड़ा भी मेहनत करना नहीं चाहता तो कम से कम एक याद करना सूरदास का, आ रहा है सूरदास का एकदम। अब इतना भी नहीं याद करोगे भाई, 12 कवि हैं, 12-13 हैं, तो 12 में अब कम से कम एक तो, अब एक दो भी नहीं याद करोगे तो क्या करोगे। तो सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, इसमें से एक दो भी तो कम से कम याद करो, आ रहा है पेपर में। अगला प्रश्न है 8वां। अब ये नया प्रश्न है, इस साल देखो आने का चांस बन रहे हैं विशेषज्ञों के द्वारा, जैसा कि दिया गया है ये एक अब प्रार्थना पत्र लिखने के लिए। तो हमने लिया है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। भाई बिजली की समस्या प्रमुख समस्या हो रही है, परीक्षा में बच्चों को दिक्कत हो रहा है, तो इसे एक पत्र दे दिया है। अथवा अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी माने CMO को एक पत्र लिखिए। ये भी समस्या है साफ सफाई का। तो मुझे जहाँ तक विश्वास है कि इससे संबंधित प्रश्न ही, मतलब इससे संबंधित ही पत्र देगा, क्योंकि दोनों आजकल ज्वलंत चीज़ें हैं। और 9वां प्रश्न है निबंध। अब पत्र 4 नंबर का था बाबू, निबंध है 7 नंबर का। ये मौलिक अभिव्यक्ति है, इसमें आपको पूरी छूट है, आप अपने विचारों को भर दीजिए। अब एक कोई जरूरी नहीं कि पूरा जो देखे हैं पढ़े हैं वही लाइन बाय लाइन लिखना है, नहीं, आपके अपने मनोव्यक्ति हैं, इसको अभिव्यक्त करिए। इसमें हमने 5 लिया है। पहला है विज्ञान वरदान या अभिशाप, दूसरा है प्रदूषण की समस्या और समाधान, तीसरा है नारी शिक्षा का महत्व, और चौथा है छात्र और अनुशासन, और 5वां है मेरा प्रिय साहित्यकार। ऐसे देखो बाबू, एक तो जो 5वां है मेरा प्रिय साहित्यकार है, मेरा प्रिय कवि, ये लगभग हर साल पूछता है। इसमें आप किसी कवि या लेखक के जीवन परिचय, उसे रचनाएं, उनके साहित्यिक परिचय, उनके बारे में थोड़ा याद कर लेते हैं तो ये निबंध, ये आपका निबंध बन जाता है। तो बहुत साल देखा गया है कि मेरा प्रिय साहित्यकार है या फिर मेरा प्रिय कवि, इसमें से तो एक आना ही आना है। अब चाहे जो याद आप कर लें, उसके लिए बाउंडेस ये नहीं है कि आपको यही कोई याद कर सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है 10वां कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मतलब 2 प्रश्न देगा, वो खंड काव्य है तो 2 प्रश्न देगा, और 2 प्रश्नों में आपको एक करना होगा, और 3 नंबर का होगा। अब जैसे दे दिया मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की 3य सर्ग, मतलब प्रताप सर की कथा वस्तु लिखिए, उसका सारांश लिखिए। तो कभी 3य सर्ग की भी कहानी दे देगा, सारांश लिखने के लिए देगा, और कभी पूरा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का सारांश ही लिखने को दे देगा। तो जो 7 सर्ग में है वो 7 सर्गों की कहानी संक्षिप्त में लिखना पड़ेगा, और नहीं तो केवल कभी 1 सर्ग का दे दिया 33 सर्ग का, तो 33 सर्ग का लिखिए। और दूसरा प्रश्न देगा इस खंड काव्य का जो प्रमुख नायक है, सभी जानते हैं कर्ण इस खंड काव्य का प्रमुख नायक है, तो कर्ण का चरित्र चित्रण। तो लगभग ज़्यादातर मतलब 90% प्रश्न कर्ण के चरित्र चित्रण ही आए हैं। मैं मानता हूं कि अगर आप कर्ण का चरित्र चित्रण याद कर लेते हैं तो आना ही आना है। कभी कभार भामाशाह का चरित्र चित्रण आता है, लेकिन ज़्यादातर कर्ण का चरित्र चित्रण आता है। आप इसको एक बार अगर पूरे कहानी पढ़ लेते हैं, सारांश पढ़ लेते हैं, तो कोई सर्ग आता है आप आराम से लिख देंगे। ये 3 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपका यह प्रश्न पत्र रहा जो 70 नंबर का है, और मैं भरसक तो प्रयास किया हूं कि कम समय में ही आपको पूरे सामग्री प्रस्तुत कर दूं। जिसको मैंने किया ये बड़े ही चुनिंदा आपके प्रश्न थे जो मैंने दिया। मैं आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा के लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा, और इन्हीं के साथ जय हिंद। और आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए।